हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटिव है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक क्या होते हैं और सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंकों के मध्य क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी कार्य करने में क्या क्या अंतर होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इसके फिर हम इसके आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक के दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो सहकारी बैंक सहकारी बैंक की स्थापना होती है वह राज्य विधानमंडल के माध्यम से होती है, और जबकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक होते हैं, उनकी जो स्थापना होती है वह संसदीय अधिनियम के माध्यम से होती है। तो ये जो पहला अंतर है सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसको याद रखें कि जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनकी स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से होती है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य विधानमंडल के द्वारा जो अधिनियम पारित होता है उसके माध्यम से की जाती है। सेकंड है सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक का, वह यह है कि जो सहकारी बैंक होते हैं उनका जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वह 3 स्तरीय होता है। इसके अंदर जो शीर्ष बैंक होता है वह अपेक्स बैंक होता है, जो राज्य का एक होता है। ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल बैंक, यानी जिसको हम जिला बैंक या केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, जो प्रत्येक राज्य के अंदर होते हैं। राजस्थान के अंदर कुल 33 जिला बैंक है, 33 राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर जो सेंट्रल यानी केंद्रीय जिला बैंक है वह 29 है, 33 नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, 29 याद रखना, 29 है। और जो जिन्हें ये जो लास्ट का अंदर होता है, जो सबसे निचले स्तर पे होता है, वो जिनको हम प्राथमिक भूमि विकास बैंक भी कहते हैं, यानी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास भी कहते हैं, जिनकी राज्य के अंदर कितने हैं, 36। ये याद रखना फैक्ट है। हर राज्य का जो वह अलग अलग होता है और उनके और ग्राम पंचायती बैंक उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो अंतर हम देख लेते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं उनका कार्य क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र तक ही होता है। जिन बैंकों की स्थापना मतलब जिस क्षेत्र के अंदर स्थापना है उसके आसपास तक ही उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि वाणिज्य बैंकों का कार्य क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होता है। नेक्स्ट अंतर यह है कि जो सहकारी बैंक होते हैं वह अनुसूची बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि वाणिज्य बैंक अनुसूची बैंक की श्रेणी में आते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अनुसूची बैंक कौन से होते हैं और गैर अनुसूची बैंक कौन से होते हैं। जो आरबीआई के 1934 अधिनियम, आरबीआई का जो 1934 एक्ट है, उसके अंदर जो द्वितीय अनुसूची है उसके अंदर जो बैंक सम्मिलित होते हैं उनको हम कहते हैं अनुसूची बैंक, और जो उस आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर शामिल नहीं होते हैं द्वितीय अनुसूची के अंदर, वो होते हैं गैर अनुसूची बैंक। तो हमने इस अनुसूची बैंकों के बारे में आरबीआई के एक्ट जो है 1934 उसको पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझा है। यदि किसी स्टूडेंट को एक बार फिर से समझना हो तो वो पिछले वीडियो में देख सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं सहकारी बैंक के और वाणिज्य बैंकों के मध्य क्या अंतर है। जो सहकारी बैंक होते हैं वो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नाबार्ड बैंक के माध्यम से करते हैं, यानी सहकारी बैंकों को वित्त की पूर्ति नाबार्ड बैंक के माध्यम से की जाती है, जबकि वाणिज्य बैंकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो आरबीआई इनके लिए नियम और विनियम बनाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, और जबकि वाणिज्य बैंकों के लिए नियम, रूल्स, वो रेगुलेशन नियम जो होते हैं
वो आरबीआई बनाता है, जो स्टार्टिंग से ही है। तो ये थे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कि सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंकों के मध्य क्या अंतर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम शुरू करते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस, इनको फैक्ट भी है जो हमको याद रखना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर, यानी 1 अप्रैल 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, वह है यंग हिल्टन कमेटी। यानी यंग हिल्टन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना की। यदि हम एग्जाम में कई बार देखते हैं कि यंग हिल्टन कमेटी का संबंध किससे है, उसका संबंध आरबीआई की स्थापना से है, या आरबीआई की स्थापना किस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, वह थी यंग हिल्टन कमेटी। ये फैक्ट है जो हमको हमें याद रखना जरूरी है एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। यानी जो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, उसमें उसके तहत उस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लेते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब एक केंद्रीय बैंक था, और आरबीआई का जो नेशनलाइज हुआ था, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 के अंदर। तो हमें ये डेट याद रखनी है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 के अंदर। आरबीआई ने स्टार्टिंग में कुछ समय तक इसने पाकिस्तान और बर्मा, जिसको आज वर्मा को आज हम किस देश के नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से। तो स्टार्टिंग में इसने पाकिस्तान और बर्मा नोट निर्गमन किए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भारत का जो आजाद हुआ था, जो अलग अलग, वो 1947 से पहले, जबकि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1934 के अधिनियम के तहत। तब तक पाकिस्तान एक था, इसलिए तब तक आरबीआई पाकिस्तान के लिए भी नोट निर्गमन करता था। अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई की जो फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला जो फंक्शन है वह स्क्रीन पे हमको दिख रहा है कि नोटों का निर्गमन करना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको पता है आरबीआई भारत के अंदर नोट इशू करता है। और ये नोट जो इशू करता है आरबीआई, वह 2 रुपये, यानी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, इन नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई। जबकि जो 1 रुपये का नोट होता है, और 1 रुपये का नोट, उसको जारी कौन करता है? उसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। याद रखना स्टूडेंट, आरबीआई के नोट को जारी नहीं करता है, तो जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 रुपये के नोट को जारी करता है। और 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, यानी वित्तीय सचिव के। और बाकी सभी नोटों पर किसके साइन होते हैं? सबको पता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। सिग्नेचर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। तो ये हमें एक फैक्ट है जो हमको याद रखना बहुत जरूरी है। आरबीआई 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता है, उसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। और 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को जारी तो करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनको मार्केट में लाने का कार्य किसका है? वह है रिजर्व बैंक का। याद रखना, जारी करता है 1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय, लेकिन उसको मार्केट में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। तो ये कुछ फंक्शंस है आरबीआई के। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो रिजर्व बैंक का जो नोट इशू करती है वो किस सिस्टम के माध्यम से करती है, किस प्रणाली के माध्यम से करती है? तो वो होती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट,
आरबीआई क्या करता है कि उसकी जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो है 200 करोड़, यानी आरबीआई के पास 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखना जरूरी है। यदि उसके पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए से कम है तो वह नोट इशू नहीं कर सकता। और ये जो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि आरबीआई किस प्रणाली यानी किस सिस्टम के तहत नोट जारी करता है, करेंसी इशू है, तो वह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट? ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, या आरपीसी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आरबीआई नोट किस सिस्टम के तहत करता है, वह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, और ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना है? 200 करोड़। अब ये 200 करोड़ को आरबीआई दो पार्ट के अंदर डिवीजन करके रखती है। तो इसमें क्या होता है कि 115 करोड़ तो गोल्ड के रूप में रखना जरूरी है, और बाकी 85 करोड़ यानी 85% अदर एसेट्स के रूप में वो रख सकती है। अब वो अदर एसेट किसी में हो सकती है, कैश में हो सकती है या सरकारी प्रतिभूतियों में। तो ये देख सकते हैं कि 200 करोड़ को किससे डिवाइड कर रखा है? 115 करोड़ गोल्ड के रूप में, और दूसरा 85 करोड़ अदर एसेट्स के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्ट जिनको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैंकों की विनियामक संस्था है कौन? आरबीआई। ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियम और विनियम बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो बैंक इन नियमों का पालना नहीं करता है उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर सकता है। यानी आरबीआई जो नियम बनाती है उस नियमों की यदि सभी बैंकों को पालना करना आवश्यक है, और जो बैंक इन नियमों को पालना नहीं करता है उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। आरबीआई का मुख्य कार्य है बैंकिंग लाइसेंस जारी करना। आरबीआई का कार्य बैंकिंग लाइसेंस जारी करने का भी होता है, और उनके लाइसेंस का वापस लेने का अधिकार, छीनने का अधिकार भी होता है। यदि आरबीआई के नियमों के तहत कोई वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक उनके नियम कार्य नहीं करता है तो उसकी लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर सकता है। ये अधिकार किसका है? आरबीआई के पास। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनको हम देख सकते हैं और हमको एग्जाम की दृष्टिकोण से याद रखना जरूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है, तो इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।